भारत में असंख्य ऐसे महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया है जिनको भारत के इतिहास से कहीं न कहीं जानबूझकर चुपके से निकाल दिया गया या फिर भुला दिया गया। कारण भारत की महान संस्कृति एवं ऐतिहासिक गौरव को भारतीयों के मस्तिष्क से विस्मृत करना रहा है। आज से हम एक श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं जहां बात होगी इन्हीं भुलाए गए नायक नायिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे महान सम्राट स्कंदगुप्त की, जिनका शासनकाल 455 से 467 ईसा तक रहा। इतिहास के बड़े और अनुभवी जानकार ही गुप्त वंश के इस शासक की वीर गाथा को जानते हैं। इसके अलावा ऐसे कोई प्रयास नहीं हुए हैं जिससे आम जनता तक इस महान योद्धा के बारे में लोग जान सके। जैसे कि ना तो इन पर छोटे पर्दे पर कोई धारावाहिक बना है, ना ही बड़े पर्दे पर कोई फिल्म। पर हाल में कुछ माह पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जब स्कंदगुप्त और सम्राट विक्रमादित्य पर 2 दिन की संगोष्ठी हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए और उन्होंने स्कंदगुप्त पर अपने विचार रखे, तब लोगों के मन में स्कंदगुप्त को जानने की जिज्ञासा उठी। स्कंदगुप्त एक ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, भारतीय भाषा और भारतीय शासन काल को बचाने का काम किया था। साथ ही भारत में आतंक फैलाने वाले आक्रांताओं का खात्मा भी किया। स्कंदगुप्त गुप्त वंश के 8वें शासक थे तथा गुप्त वंश का शासनकाल 3वीं से 5वीं शताब्दी तक रहा। इनकी राजधानी तब की पाटलिपुत्र, जो अब पटना है, थी। स्कंदगुप्त किस प्रकार के योद्धा थे, ये हम इस कहानी से समझ सकते हैं कि उन्होंने हूण जैसे खूंखार आक्रांताओं को धूल चटाया था। 3वीं से 5वीं सदी के दौरान हूणों का आतंक विश्व भर में फैला हुआ था। हूण विश्व में सबसे खूंखार और भयावह लड़ाके माने जाते थे। इतिहासकारों के अनुसार हूण वास्तव में चीन के पास रहने वाली एक जाति थी। हूण जिस भी देश पर आक्रमण करते थे वह उसे पूरी तरह से तबाह कर देते थे, तहस नहस कर देते थे। वहां पर विनाश का भयानक तांडव खेला जाता था। हूण मासूम बच्चों को भी मार देते थे, महिलाओं को उठाकर ले जाते थे, सामूहिक नरसंहार करते थे, पुस्तकालय को जला देते थे, विश्वविद्यालयों को नष्ट कर देते थे। हूणों की इस तरह की बर्बर आक्रमण की वजह से ही विश्व भर की अनेक संस्कृतियां तहस नहस हो गई थी। इनकी मंशा पूरे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाना था और 4वीं और 5वीं सदी तक हूण अपने मंसूबों में लगभग सफल हो ही चुके थे। विश्व की सबसे लंबी दीवार जो चीन में बनी है, इसके बारे में भी कहा जाता है कि चीन ने हूणों से ही बचने के लिए यह दीवार बनाई थी, जिसके कारण चीन तो बच गया, लेकिन इससे पहले इनके हमले से रोम, यूरोप, इटली और फ्रांस इनके आक्रमण से पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। इसके बाद हूणों ने भारत की ओर रुख किया। उन्होंने यहाँ के राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया। जब हूण पाटलिपुत्र पहुंचे तो स्कंदगुप्त के पिता कुमारगुप्त बहुत परेशान हुए। वो दुविधा में थे कि अब क्या होगा। हूणों की लड़ाई के बारे में उनको भी पता चल चुका था। वो ये सोच रहे थे कि जब हूण इतनी बुरी तरह से नरसंहार करते थे और इतने बर्बर हैं, तो उनका सामना राज्य में आखिर कौन करेगा। इसी के बाद स्कंदगुप्त सामने आए और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं जाऊंगा और समस्त हूणों को देश के बाहर तक खदेड़ दूंगा। इसके बाद उन्होंने हूणों से लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और खुद को तैयार किया। उनकी हूणों से 10 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक लड़ाई हुई। जूनागढ़ से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर पाकिस्तान के कंधार तक उन्होंने हूणों का खात्मा किया। वो पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने हूणों को हराया। शायद ये विश्व पर स्कंदगुप्त का एक बड़ा उपकार था। इतिहासकार लिखते हैं कि स्कंदगुप्त जब तक शासन में रहे, अखंड भारत की रक्षा हेतु पूरे काल तक युद्ध करते रहे। उस काल में भारतवर्ष और इसके लोग संपन्न और शिक्षित माने जाते थे। स्कंद काल में ना तो कोई विद्रोह हुए, दरिद्रता देखी गई, ना ही कोई बेघर हुआ। यानी स्कंदगुप्त का काल आदर्श समाज का काल माना जाता है। स्कंदगुप्त धार्मिक रूप से वैष्णव परंपरा से थे, लेकिन वह सभी संस्कृतियों का भी सम्मान करते थे। कहोम लेख से पता चलता है मद नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थकरों की पाषाण प्रतिमाओं का निर्माण कराया था। यद्यपि वह एक जैन था, तथापि ब्राह्मणों, श्रमणों एवं गुरुओं का सम्मान करता था। इस प्रकार स्कंदगुप्त का शासन धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता का काल रहा। यानी कुल मिलाकर वह एक आदर्श शासक का परिचायक बने। स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना सुदर्शन झील के बांध को बनवाने की भी थी। इस झील का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले चंद्रगुप्त ने एक नदी के जल को रोककर इस झील का निर्माण कराया। बाद में सम्राट अशोक ने सिंचाई के लिए उसमें से नहर निकाली। 456 ईसा में उस झील का बांध फिर टूट गया, जिससे सौराष्ट्र के लोगों को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद स्कंदगुप्त ने अपने कोष से इसे ठीक कराने में काफी पैसे खर्च किए और इसे ठीक कराया। इसके बाद इसी जगह पर विष्णु जी का एक मंदिर भी बनाया गया।
इसके अलावा स्कंदगुप्त ने हुणों और पुष्यमित्रों को लड़ाई में पराजित किया। इन दोनों को अपने कुशल नेतृत्व व योग्यता की बदौलत ही वो हराने में कामयाब हुए। इसी के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उन्होंने विष्णु स्तंभ का निर्माण भी कराया था। इन सभी बातों का पता भारत के विभिन्न स्थानों में ताम्रपत्रों स्तंभों में उल्लेखित मिलते हैं। 467 ईसा में इस महान योद्धा की मृत्यु हो गई। स्कंदगुप्त एक ऐसे शासक रहे जिसके 12 वर्ष के शासनकाल में भारतवर्ष की सीमा अत्यधिक विस्तृत थी। इसका कारण स्कंदगुप्त का राष्ट्र प्रेमी होना, मातृभूमि की रक्षा के लिए संकल्प की भावना, संयम व्यक्तित्व था। इसी कारण इनको भिन्न भिन्न उपाधियां भी प्राप्त हुई, जैसे विक्रमादित्य, कर्मादित्य आदि।